अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का लेक्चर हमारा चैप्टर 6 मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज के बारे में है। विलियम झाका बेटनर की बुक है, या इसको हम मीग्स एंड मीक्स भी कहते हैं, फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग। और इस लेक्चर में हम पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम कवर करेंगे, जिसमें हम ब्रीफ एक्सरसाइजेस 6.4, 5, 6, 7 कवर करेंगे। और एक्सरसाइज नंबर है 6.7, ये हम देखेंगे इसको सॉल्व करके। और हम देखेंगे कि पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में हम किस तरह से परचेजेस एंड सेल्स को रिकॉर्ड करते हैं, किस तरह से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को रिकॉर्ड करते हैं, इन्वेंटरी की क्या ट्रीटमेंट होती है। लास्ट लेक्चर लेक्चर 1 हमारा परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम के बारे में था। आज हम पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम देखते हैं। परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में हमने डिस्कस किया था कि ये वो इन्वेंटरी सिस्टम होता है जो हर वक्त अप टू डेट होता है। पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम्स बिल्कुल उसके अगेंस्ट होता है, और इसमें हम रिकॉर्ड्स को अप टू डेट नहीं रखते हैं। यानी इसके लिए हमें अगर इन्वेंट्री की अमाउंट चेक करनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चेक करना है, तो इसके लिए हमें पीरियड एंड का वेट करना पड़ता है, जो कि जनरली मंथ एंड होता है या ईयर एंड होता है। तो हम उसके बाद फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हम अपना इन्वेंट्री अकाउंट देखते हैं। यानी कि जैसे हमने परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में देखा था कि एट एनी टाइम, यानी कि आप अगर 15 जनवरी या 16 फेब या किसी भी दरमियान में साल के किसी भी वक्त आप चाहें, तो आप फौरन देख लेते हैं कि आपकी इन्वेंट्री की क्या पोजीशन है, इस वक्त स्टॉक में इन्वेंट्री कितनी मौजूद है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या नजर आ रहा है, सारा कुछ अप टू डेट नजर आता है। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पीरियड एंड का वेट करना पड़ता है अपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या इन्वेंट्री की कैलकुलेशन के लिए। अच्छा, अब जब हम रिकॉर्डिंग की बात करते हैं, तो अब आप रिकॉर्डिंग में देखें, जब आप गुड्स परचेज करते हैं तो आप परचेजेस डेबिट करते हैं, और अकाउंट्स पेबल या कैश जैसा भी हो तो वो आप क्रेडिट करते हैं। अब जब आप परचेजेस डेबिट कर रहे हैं, तो आप देखिए यहाँ पे हमारे पास परपेचुअल में हमने इन्वेंट्री डेबिट की थी, तो इसी वजह से हमारा इन्वेंट्री अकाउंट अप टू डेट था। यहाँ पे जब हम परचेजेस डेबिट कर लेते हैं, तो आप देखिए हमारा इन्वेंट्री अकाउंट अप टू डेट नहीं होता है, हमें इन्वेंट्री के बारे में कोई इन्फो नहीं होती है। और सेल्स की सेम एंट्री है। सेल्स जब आप करते हैं तो अकाउंट्स रिसीवेबल टू सेल्स आप करते हैं, और ये आपकी रिटेल प्राइस है। लेकिन अगर आपको लेक्चर 1 याद हो, तो उसमें हमने परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में जब आप सेल्स करते हैं तो हमने दो एंट्री बनाई थी। एक में हमने सेल्स प्राइस रिकॉर्ड किया था, और दूसरे में हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट करके इन्वेंट्री क्रेडिट की थी। यानी कि हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और इन्वेंट्री को भी अप टू डेट किया था। हम अप टू डेट करते हैं परपेचुअल में, लेकिन पीरियोडिक में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। पीरियोडिक का नाम ही ये है कि हम इसमें अप टू डेट इंफॉर्मेशन नहीं रखते, हमें इसकी जरूरत नहीं होती है। इसीलिए एट द टाइम ऑफ सेल्स आपने एक ही एंट्री बनाना है, एज कंट्रास्ट टू परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। अकाउंट्स जब आप अकाउंट्स पे करते हैं या अपनी लाइबिलिटी पे ऑफ करते हैं, दोनों की एंट्री सेम है। पीरियोडिक और परपेचुअल की अकाउंट्स पेबल डेबिट, यानी लाइबिलिटी आप खत्म कर रहे हैं और कैश आपके पास से क्रेडिट हो रहा है। इसी तरह जब अकाउंट्स रिसीवेबल आपको रिसीव हो जाता है, यानी पैसे मिल जाते हैं, कस्टमर आपको पैसे दे जाते हैं, तो कैश डेबिट और अकाउंट्स रिसीवेबल आप क्रेडिट कर देते हैं। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप कैसे कंप्यूट करते हैं? अब आप यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे आपके पास दो अकाउंट्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं, यानी लास्ट ईयर की जो क्लोजिंग या करंट ईयर की ओपनिंग इन्वेंट्री है, वो आपको दी हुई होती है, और आपको परचेजेस पता होते हैं कि कितने परचेजेस होते हैं। आप एंडिंग इन्वेंट्री काउंट करते हैं, आपको पता चल जाता है कि इस वक्त मर्चेंडाइज आपके पास कितने यूनिट्स मौजूद हैं या कितनी अमाउंट मौजूद है, और फिर इसकी मदद से, इस डेटा की मदद से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। और फिर ये बात आपको बार बार बताई जा रही है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप ईयर एंड पे या पीरियड एंड पे कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने का सेम तरीका है जो हमने पहले यूज किया था। इन्वेंट्री हमारे पास ओपनिंग होती है,
परचेजेस हम ऐड करते हैं और इन्वेंट्री क्लोजिंग हम लेस करते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट हो जाती है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्योंकि हम साथ साथ एंट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की पास नहीं कर रहे होते परपेचुअल की तरह, तो यहाँ पे फिर हमने पीरियड एंड पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री क्रिएट करनी होती है। और कैसे हम क्रिएट करते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट करते हैं क्योंकि ये एक्सपेंस है, इसको हम बढ़ा रहे हैं, एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट पे रिकॉर्ड होता है। ओपनिंग इन्वेंट्री हम क्रेडिट कर देते हैं और परचेजेस क्रेडिट कर देते हैं, यानी इन दोनों को हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट हो जाता है, इन्वेंट्री और परचेजेस क्रेडिट हो जाती हैं। इसी तरह हम एंडिंग इन्वेंट्री को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से डिडक्ट कर रहे होते हैं या माइनस कर रहे होते हैं, इसी वजह से इन्वेंट्री जो हम डेबिट कर रहे होते हैं ईयर एंड पे, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अगेंस्ट करते हैं, और जो डेबिट हो रही होती है इन्वेंट्री, वो एंडिंग इन्वेंट्री कहलाती है। सो इस एंट्री में अगर आप देखें तो ये ओपनिंग इन्वेंट्री है जो कि हमने क्रेडिट की है अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है जो कि हमने डेबिट की है अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी इसकी वजह से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हो जाती है एंडिंग की वजह से। और इसकी सिंपल जो हमारा क्लोजिंग एंट्रीज हैं वो सेम ही होती हैं। रेवेन्यू को हम क्लोज करते हैं इनकम समरी में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम इनकम समरी में क्लोज करते हैं। तो ये दो एंट्रीज जो हैं ये क्लोजिंग प्रोसेस से रिलेटेड हैं, जो कि मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड है। बाकी ये दो लास्ट एंट्री जो कि हमने चैप्टर 5 में कवर की थी, ये बिल्कुल उसी तरह है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। एक्सरसाइजेज हैं, हम एक्सरसाइजेज स्टार्ट करते हैं, और ये एक्सरसाइजेज हम एक्सेल शीट पे स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक्सेल शीट शेयर कराती हूँ। सबसे पहले जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो ब्रीफ एक्सरसाइज है। ब्रीफ एक्सरसाइज 6.4 विलियम हाका बेटनर की बुक है फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग, उसमें से हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.4। तो हम देखते हैं इसमें क्या क्या आपको गिवन है और क्या चीज डिस्कस की जा रही है। नील एंड नेल इनकॉर्पोरेशन इज अ रिटेलर ऑफ फाइन लेदर गुड्स। द कंपनीज इन्वेंट्री बैलेंस एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, यानी कि ये ओपनिंग इन्वेंट्री आपको दी हुई है 3 लाख। नील एंड नेल परचेज 2,50,000 ऑफ गुड्स, यानी कि परचेजेस दे दी गई हैं ड्यूरिंग जनवरी, जनवरी के मंथ में परचेजेस दी हुई हैं, और सेल्स जो दी हुई है वो टोटल अमाउंट दी हुई है 4 लाख की। तो आपको ओपनिंग इन्वेंट्री की अमाउंट दी हुई है, परचेजेस की अमाउंट दी हुई है, और सेल्स दी हुई है। What is the balance that would appear in Neil's inventory account on Feb 1st? Feb 1st means जनवरी का क्लोजिंग हो गया, तो जनवरी की क्लोजिंग में और फेब नेक्स्ट मंथ की ओपनिंग में आपसे पूछ रहा है। इसको सिंपल वर्ड्स में हम कहेंगे कि पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम के तहत इन्वेंट्री का बैलेंस बताइए, जो कि क्लोजिंग इन्वेंट्री जनवरी की क्लोजिंग इन्वेंट्री का बैलेंस क्या होना चाहिए। तो अब यहाँ पे एक्चुअली अब आप देखें, ये जो आपको बिगनिंग इन्वेंट्री दी हुई है 3 लाख, ये आपको नहीं पता ये कितने यूनिट्स के लिए है। अब जो परचेजेस की टोटल अमाउंट दी हुई है आपको नहीं पता ये कितने यूनिट्स की अमाउंट है। ये 10 यूनिट परचेज किए आपने, 20 यूनिट, ये लेदर गुड्स की बात कर रहे हैं, सपोज हम वॉलेट्स की ही बात कर लेते हैं, तो ये 10 वॉलेट्स की है, 20 वॉलेट्स की है, 100 वॉलेट्स की कॉस्ट है, आपको नहीं पता। इसी तरह जो सेल्स की अमाउंट आ रही है $4 लाख, ये भी आपको नहीं पता कि ये कितने यूनिट सोल्ड हुए हैं। तो जो आपका पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम होता है, जब तक कि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना हो तो आप एंडिंग इन्वेंट्री का बैलेंस या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का बैलेंस डिटरमिन नहीं कर सकते। तो अब जो इसने पूछा हुआ है व्हाट इज द बैलेंस दैट वुड अपीयर, तो हम यूं कह सकते हैं कि भाई जो ओपनिंग बैलेंस है वही क्लोजिंग बैलेंस होगा, अगर हम सारे सर्कमस्टांसेस को देखते हुए बात करें, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि कितने यूनिट्स आपने खरीदे और कितने यूनिट बेच दिए। हम यहाँ पे जो गिवन डेटा है, इस गिवन डेटा में हम ये नहीं डिटरमिन कर सकते कि हमारा क्लोजिंग बैलेंस क्या है। तो इसका आंसर भी यही होगा, सिंपल वर्ड्स में इसका आंसर ये होगा कि फ्रॉम द गिवन डेटा वी कैन नॉट डिटरमिन द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग बैलेंस अंडर और अज्यूमिंग यूज ऑफ पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। तो यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में आते हैं। ब्रीफ एक्सरसाइज 6.5 है, इसमें हम देखते हैं क्या चीजें डिस्कस की हुई हैं। मर्फी को इज अ हाई एंड रिटेलर ऑफ फाइन फैशंस फॉर मेन। मर्फीज
इन्वेंट्री बैलेंस एट द बिगनिंग, यानी कि ये आपको ओपनिंग बैलेंस दे दिया गया है, बिगनिंग या ओपनिंग बैलेंस 3 लाख डॉलर दिया हुआ है, परचेजेस दी हुई हैं 6 लाख डॉलर की ड्यूरिंग द ईयर, एंड द इन्वेंट्री बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर आपको ये दिया हुआ है, इन्वेंट्री बैलेंस भी दे दिया है। और क्या चीज नहीं दी हुई है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपसे पूछी हुई है। हम ये काम पहले भी हम लेक्चर 1 में भी कर चुके हैं। सिंपल इसका मेथड होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिटरमिन करने का। हमारे पास इन्वेंट्री होती है ओपनिंग, इसमें हम ऐड कर देते हैं नेट परचेजेस, तो हमारे पास आ जाता है गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, और इसमें से हम लेस कर देते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो हमारे पास फाइनली आंसर आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। तो अब अगर हम यहाँ पे स्टार्ट करें, हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री हम देखते हैं, तो ओपनिंग इन्वेंट्री हमें दी हुई है, और ओपनिंग इन्वेंट्री हमें कौन सी दी हुई है, ओपनिंग इन्वेंट्री हमें ये बिगनिंग इन्वेंट्री है। तो सो दिस इज योर ओपनिंग इन्वेंट्री, ये आपकी परचेजेस हैं, और ये 2,50,000 क्लोजिंग इन्वेंट्री है। तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ओपनिंग इन्वेंट्री लिखी है, हमारी कितनी है, $3 लाख। इसमें हम परचेजेस ऐड कर लेते हैं जो कि 6 लाख दिए हुए हैं, और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 9 लाख, जो कि हमारी 9 लाख आ रही है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, और इसमें से हम माइनस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री जो हमें 2,50,000 दी हुई है। जब आप ये माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ रहा है, 6,50,000। सो 6,50,000 इज द आंसर जो कि हमें पूछा गया था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताइए, तो हमने सिंपल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट की, एंड दैट्स इट। सो नेक्स्ट ब्रीफ एक्सरसाइज है 6.6, वो हम देखते हैं। 6.6 में क्या पूछा हुआ है, Yang and Min Incorporation is a retailer of contemporary furniture. You are told that Yang and Min ending inventory. So आपको closing inventory या ending inventory दी हुई है $2 लाख, and its cost of goods sold, यहाँ पे और क्या दिया हुआ है आपको, cost of goods sold दिया हुआ है। Yang and Min had 1 लाख of inventory at the beginning, यानी कि आपको beginning inventory भी दी हुई है। और क्या चीज नहीं आपके पास मौजूद है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गुड्स परचेज, यानी परचेजेस नहीं है। तो देखिए 4 चीजें हैं आपके पास। 4 चीजें कौन कौन सी हैं आपके पास, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और परचेजेस। इन 4 चीजों में से जनरली आपको कोई सी भी 3 चीजें दी हुई होती हैं, और फोर्थ वन आपको मालूम करनी होती है। तो बिल्कुल इसी तरह है। अच्छा, अभी हमने ये फॉर्मेट किया है यहाँ पे इन्वेंट्री का, तो यही वाला फॉर्मेट हम ले लेते हैं और हम इसको स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। इसमें हमारे पास जो जो चीजें गिवन है हम यहाँ पे वो लिख लेते हैं, कौन कौन सी चीजें हमें गिवन है। सो हम देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। एंडिंग इन्वेंट्री हमें गिवन है, दिस वन। सो ये एंडिंग इन्वेंट्री है, यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री 2 लाख है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें गिवन है, तो ये हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पे लिख देंगे। ओपनिंग इन्वेंट्री हमें गिवन है, तो हम यहाँ पे ओपनिंग इन्वेंट्री लिख देंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास कितनी है, ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास $1 लाख। परचेजेस हमें नहीं पता, हम उसको छोड़ देते हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास हमें गिवन है 2 लाख, वो हमने लिख ली। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास कितनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें दी हुई है 5 लाख। अच्छा, जब हमारे पास इस तरह से मिसिंग फिगर्स वाला सवाल आए, फॉर्मेट तो हमें पता है, तो जब हमारे पास मिसिंग फिगर्स वाला सवाल आता है तो कैलकुलेशंस हम रिवर्स लेके चलते हैं, यानी फ्रॉम हम डाउनवर्ड टू अपवर्ड चलते हैं। तो अब अगर आप इसको देखें कि कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में से जब हम क्लोजिंग इन्वेंट्री यहाँ पे लेस करते हैं तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है। इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल इज द सम ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री एज वेल एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगा, यानी 5 लाख और 2 लाख अगर हम ऐड करें तो हमारे पास कितना आ रहा है, हमारे पास आ रहा है
7 lakh. So 7 lakh would be your cost of goods available for sale. और अगर हम इसको डाउनवर्ड चेक करना चाहें तो आप डाउनवर्ड चेक भी कर सकते हैं. और कैसे आप चेक कर सकते हैं कि 7 लाख कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल है, इसमें से आप 2 लाख माइनस करें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाती है. तो इसका मतलब है ये हमने कैलकुलेशन ठीक की है. अच्छा, फिर हम मजीद अपवर्ड चलते हैं. ओपनिंग इन्वेंट्री में परचेजेस प्लस करें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाता है. तो हम दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल जो है इज द सम ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री एज वेल एज परचेजेस. अब हमें ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है, तो अगर हम टोटल 7 लाख में से ओपनिंग माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास परचेजेस आ जाएंगी जो कि 6 लाख आ रही हैं. तो आप चेक कर लीजिए कि अगर हम इसको डाउनवर्ड भी चेक करते हैं तो आप देख लीजिए कि 1 लाख में से 6 लाख प्लस करें तो 7 लाख हमारे पास आ जाता है. सो इसका मतलब है कि ये आपका आंसर हो गया. 6 लाख परचेजेस इज योर आंसर. सो नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन करते हैं. और नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ब्रीफ एक्सरसाइज है 6-7. इसमें हम देखते हैं कि 6-7 में हमारे पास क्या चीज मौजूद है. सो 6-7, here we have Brunson Incorporation is a retailer of sporting goods. Brunson's beginning inventory. So आपको opening inventory 80,000 दी हुई है. Its purchases during the year, purchases दी हुई है. Ending inventory दी हुई है. और आपसे कहा गया है make the closing एंट्रीज नेसेसरी टू ओके, क्लोजिंग एंट्रीज पूछी हुई हैं और हमारा पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है. सो हम क्लोजिंग इन्वेंट्रीज फाइंड आउट करते हैं. सबसे पहले तो आपको अभी बताया था जब हमने थ्योरी पढ़ी थी कि इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मौजूद नहीं होती है. तो हमें सबसे पहले क्या चीज क्रिएट करनी होगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रिएट करनी होगी. तो अगर आप चेक करें तो इसका मतलब है कि हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट करनी होगी. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमने प्रीवियस उसमें प्रॉब्लम की थी. बिल्कुल वही तरीका हम यहाँ पे लिखेंगे और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम फाइंड आउट कर लेंगे. ओपनिंग इन्वेंट्री 80,000 दी हुई है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री हम यहाँ पे लिख लेते हैं $80,000. इसमें हम परचेजेस ऐड करेंगे तो आप ये देख लीजिए 2,50,000 परचेजेस दी हुई हैं. 2,50,000 हमने परचेजेस लिख ली. और इसमें हम इसको देखेंगे इनको ऐड करके कि हमारे पास क्या आ रहा है. तो ये हमारे पास समेशन आ गया. और हम इसमें से लेस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री, और ये हमें 30,000 क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है. तो ये 30,000 क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई. अब अगर आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देखें तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कैलकुलेशन कितनी आ जाएगी. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास आ जाएगा 3 लाख, जो कि ये 3 लाख आ गई. तो सबसे पहले हम इन्वेंट्री डेट मौजूद नहीं है, अगर डेट मौजूद होती तो हम यहाँ पे डेट लिखते. अब हमारे पास यहाँ पे अकाउंट्स टाइटल्स आ गए. फिर हमारे पास एक कॉलम बन जाएगा डेबिट का और एक कॉलम बन जाएगा क्रेडिट का. सो डेट मौजूद नहीं है. पहली एंट्री हम सबसे पहले जो क्लोजिंग एंट्री है हम क्लोज करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, लेकिन हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही मौजूद नहीं है. तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे. हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अभी हमने ये अमाउंट कैलकुलेट की है 3 लाख. तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम देखेंगे, लेकिन ये हमारी फाइनल अमाउंट है जो कि हम जिसको हमने क्लोज करना है. अब ये कैसे आती है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे मौजूद है ओपनिंग इन्वेंट्री. ओपनिंग इन्वेंट्री और फिर हम किसको क्लोज कर रहे हैं, परचेजेस को. सो ओपनिंग इन्वेंट्री हमें सवाल में दी हुई है 80,000, यहाँ पे हम लिख देंगे 80,000. और हम किसको क्लोज कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, परचेजेस को, जो कि कितनी है 2,50,000. इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 3,30,000 आ जाएगा, जो कि हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने डेबिट की. उसके बाद जब हम नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे, नेक्स्ट एंट्री आप देखिए कि हमने क्लोजिंग एंट्री को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्लोज करना है. तो हम क्लोजिंग इन्वेंट्री हम डेबिट कर रहे हैं, तो इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम क्रेडिट कर देंगे.
इन्वेंट्री क्लोजिंग हमारे पास कितनी है, एंडिंग इन्वेंट्री ये 30,000 गिवन है, तो यहाँ पे हमने अमाउंट कितनी लिखी 30,000, और क्रेडिट पे भी हमारे पास कितनी आ गई 30,000। सो नेक्स्ट एंट्री जो हम क्लोज करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम इनकम समरी में क्लोज करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अब आप देखिए कॉस्ट बाय नेचर डेबिट होती है, तो क्लोज करने के लिए हमने उसको कहाँ भेजना है, उसको हमने क्रेडिट पे भेजना है। तो डेबिट हम क्या कर लेंगे, इनकम समरी, और क्रेडिट हम किसको कर देंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देखिए 3 लाख की अमाउंट हम कैसे लेके आएंगे, 3,30,000 हमारी डेबिट हो रही है और 30,000 क्रेडिट हो रही है, तो रिमेनिंग जो हमारा डेबिट पे बच जाता है वो 3 लाख बच जाता है, 3 लाख बच जाता है, जिसको हमने क्लोज करने के लिए क्रेडिट पे भेज दिया 3 लाख। और इसको हम किससे कर रहे हैं, इनकम समरी के अगेंस्ट इसको कर रहे हैं। तो अब आप अगर चेक करें, हमारे पास अगर हम अपनी एंट्रीज को मैच करें, तो आप देखिए ये ओपनिंग इन्वेंट्री है और ये परचेजेस हैं। इन दोनों को सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अगेंस्ट क्लोज कर देंगे, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट कर दी और इन्वेंट्री और परचेजेस क्रेडिट कर दी। इसके बाद जब हम नेक्स्ट एंट्री बनाएंगे, तो हम ये देखें एंडिंग इन्वेंट्री हमने यहाँ पे डेबिट की और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट, क्योंकि एंडिंग इन्वेंट्री तो वो स्टॉक है ना जो सेल नहीं होता, तो इस वजह से आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो कम हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है, तो हमने क्रेडिट पे भेज दिया। बाकी जो हमारा फाइनल या नेट बैलेंस है जिसपे हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट की थी, दिस वन 3 लाख, तो अब आप देख लीजिए कि 3 लाख की एंट्री हमने फाइनल इनकम समरी में क्लोज कर दी। तो ये हमारी थी टोटल एंट्रीज जो कि रिलेटेड थी पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम की, कि हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को किस तरह से क्लोज करते हैं। अगर हम इसको चेक करें तो हमने यहाँ पे अपनी स्लाइड्स में ये ऑलरेडी ये डिस्कस किया था, ये देखें चेक करें कि हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट को सबसे पहले क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट किया, इन्वेंट्री और परचेजेस क्रेडिट की, और फिर एंडिंग इन्वेंट्री के लिए हमने क्या किया, इन्वेंट्री डेबिट की और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट किया। तो यही काम हमने एक्सेल शीट पे किया हुआ है, और एक्सेल शीट पे कैसे किया हुआ है ये देखें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रिएट किया, इन्वेंट्री परचेजेस क्रेडिट किए, और बिल्कुल इसके अगेंस्ट दूसरी एंट्री की है, और जो नेट बैलेंस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का आ रहा है उसको हमने इनकम समरी में क्लोज कर दिया। सो दैट्स इट फॉर ब्रीफ एक्सरसाइज 6.7। नेक्स्ट हमारा है एक्सरसाइज, हम देखेंगे 6.7, और ये थोड़ी सी डिटेल एक्सरसाइज है। हम इसमें देखेंगे कि हमने ओपनिंग या बिगनिंग इन्वेंट्री की अमाउंट कैसे डिटरमिन करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे डिटरमिन करते हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होती है, और फिर हम पार्शियल बैलेंस शीट बनाना देखेंगे। एंड दिस एक्सरसाइज इज द लास्ट एक्सरसाइज फॉर द करंट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम के ही दो मजीद एक्सरसाइजेस हम कवर करेंगे, 6.8 और 6.13, विच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड न्यू कॉन्सेप्ट, बट डिटेल कॉन्सेप्ट है, तो हम इसलिए उसको एक और लेक्चर में कवर करेंगे। तो इस लेक्चर का ये लास्ट है। सो एक्सरसाइज जब हम पढ़ते हैं उसमें हम डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, कंपनी क्या यूज कर रही है, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम यूज कर रही है। एट दिसंबर 31st ईयर 2, दूसरे साल की बात हो रही है, तो जब हम दूसरे साल की बात करते हैं तो इन्वेंट्री एज ऑफ दिसंबर 31st ईयर 1, यानी पहले साल का जो क्लोजिंग होगा वो यकीनन दूसरे साल का ओपनिंग होगा। सो दिस $2,800 रिप्रेजेंट ओपनिंग इन्वेंट्री। उसके बाद आपको नेट सेल्स की अमाउंट गिवन है और नेट परचेजेस की अमाउंट गिवन है। A complete physical inventory taken at December 31st year 2 indicates merchandise costing 3,000 remains in stock। और ये कब की बात हो रही है, ये December 31st year 2 की बात हो रही है, तो इसका मतलब है कि this 3,000 represent closing inventory और ending inventory आपको पता चल रही है, ending inventory दी भी है। सो रिक्वायरमेंट नंबर 1 हम देखते हैं। रिक्वायरमेंट नंबर 1 में आपसे पूछा हुआ है
हाउ वर द अमाउंट ऑफ बिगनिंग एंड एंडिंग इन्वेंट्री डिटरमाइंड, यानी कि बिगनिंग और एंडिंग इन्वेंट्री की अमाउंट जो है ये कैसे डिटरमिन की हुई है, कैसे कैलकुलेट की हुई है, हमने ये बताना है. सो सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि ये पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है, हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि जो बिगिनिंग अमाउंट या क्लोजिंग अमाउंट होती है, यानी कि बिगिनिंग अमाउंट मींस कि लास्ट ईयर की क्लोजिंग अमाउंट, तो ये अमाउंट हम आम तौर पे फिजिकल काउंट के जरिए पता लगाते हैं, क्योंकि हमें पता है पीरियोडिक सिस्टम हर रोज या हर ड्यूरिंग द ईयर अप टू डेट नहीं होता. तो हम साल का एंड का वेट करते हैं, इसका फिजिकल काउंट करते हैं और इसके बाद हमें पता चलता है कि इस वक्त इन्वेंट्री में कितने यूनिट्स मौजूद हैं. बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ पे आपको देखें कंप्लीट फिजिकल काउंट बताया गया है एंडिंग इन्वेंट्री का. ये पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में हम फिजिकल काउंट के जरिए बिगनिंग या क्लोजिंग इन्वेंट्री डिटरमिन करते हैं या एंडिंग इन्वेंट्री डिटरमिन करते हैं. उसके बाद आपसे जो नेक्स्ट पूछा हुआ है, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पूछी हुई है, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या पूछी हुई है, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ सीजीएस. सीजीएस हमने डिटरमिन करना है और सीजीएस हम पहले भी कई बार डिटरमिन कर चुके हैं. सीजीएस का ये हमारे पास फॉर्मेट है, तो इसी फॉर्मेट को हम लेके चल रहे हैं और हम सीजीएस डिटरमिन कर लेते हैं. सीजीएस हम डिटरमिन कर रहे हैं रिक्वायरमेंट बी में. सो कैसे हम करेंगे, हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री होनी चाहिए है. ओपनिंग इन्वेंट्री हमें दी हुई है, दिस वन ओपनिंग इन्वेंट्री है. इसमें हम ऐड कर लेंगे परचेजेस, तो परचेजेस भी हमें दिए हुए हैं. और फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री हम डिडक्ट कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री भी हमें दी हुई है. हम स्टार्ट करते हैं. ओपनिंग इन्वेंट्री हमें दी हुई है 2800. इसमें हम ऐड करेंगे परचेजेस जो कि हमें दिए हुए हैं 30,200. ये हम इन दोनों को ऐड अगर हम करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, और इसमें से हम लेस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री जो कि हमें दी हुई है 3000, वो हम लेस कर देंगे. हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट आ जाएगी. रिक्वायरमेंट नंबर 2 या बी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट 30,000. हमने 30,000 की अमाउंट डिटरमिन की. इसके बाद आपसे जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पूछी गई है, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पूछी गई है प्रिपेयर टू क्लोजिंग एंट्रीज एट December 31st ईयर 2, यानी कि जब आपका करंट ईयर खत्म हो जाता है तो आपने दो क्लोजिंग एंट्रीज डिटरमिन करनी है, उसको बनाना है, प्रिपेयर करना है. फर्स्ट टू क्रिएट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट. अभी हमने ये एक प्रीवियस प्रॉब्लम में किया था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट क्रिएट किया था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट किया था, इन्वेंट्री और परचेजेस, इन्वेंट्री कौन सी, ओपनिंग इन्वेंट्री और परचेजेस क्रेडिट की थी. तो अब हम यहीं पे करते हैं. रिक्वायरमेंट नंबर हमारी सी है और सी में हमारे पास जो पहला आपसे पूछा हुआ है टू क्रिएट अ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट. हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट क्रिएट करना है. डेट इसमें बिल्कुल मौजूद है, हम लिखेंगे 31 दिसंबर ईयर 2. ये 2 की बात हो रही है. हमारे पास जो हम डेबिट करेंगे वो हम क्या डेबिट करेंगे, हम क्रिएट कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय नेचर एक्सपेंस है. तो एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, ये हमने डेबिट कर दिया. क्रेडिट क्या कर देंगे हम, इन्वेंट्री. और ये याद रखना है कि जो हम पहली इन्वेंट्री क्रेडिट कर रहे होते हैं वो आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री है और क्या चीज है, परचेजेस. ये अमाउंट हमें कहाँ से मिलेगी, ओपनिंग इन्वेंट्री अगर आप चेक करें. ओपनिंग इन्वेंट्री आपको दी हुई है दिस वन, ये ओपनिंग इन्वेंट्री है. परचेजेस, ये परचेजेस की अमाउंट दी हुई है. तो हम इसको क्लोज किस तरह से करते हैं, यहाँ पे हम एक डेबिट क्रेडिट कॉलम क्रिएट कर लेते हैं. डेबिट क्रेडिट कॉलम. डेबिट हम इन्वेंट्री को हम क्रेडिट कर रहे हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री हम खत्म कर रहे हैं, उसको हम क्लोज कर रहे हैं. तो ये हो गई. और परचेजेस, परचेजेस कितनी है 30,200. और इन दोनों को सम करके हम डेबिट कर देंगे और वो कितना डेबिट हमारे पास सम होके आ जाएगा 33,000.
उसके बाद साइमल्टेनियसली हम दूसरी एंट्री सेम डेट को करेंगे, 31 दिसंबर ईयर 2। क्या हम कर रहे हैं? दूसरी एंट्री आपसे क्या पूछी हुई है? दूसरी एंट्री आपसे पूछी हुई है सेकेंड, टू ब्रिंग द इन्वेंट्री अकाउंट अप टू डेट। और इन्वेंट्री अकाउंट अप टू डेट करने का मतलब है, ये कौन सी इन्वेंट्री अकाउंट की बात कर रहे हैं? ये हम क्लोजिंग अकाउंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया टू ब्रिंग इन्वेंट्री अकाउंट अप टू डेट। और जब हम अकाउंट अप टू डेट की बात कर रहे हैं तो इन्वेंट्री कौन सी है? क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री को हम और कॉस्ट को हम कम कर देंगे, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ये अमाउंट कहाँ से आएगी हमारे पास? हम पहले ही लिख चुके हैं, यहाँ पे ये देखिए क्लोजिंग इन्वेंट्री है 30,000, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री से हम अमाउंट पास करेंगे यहाँ पे, सॉरी 3,000। सो 3,000 क्रेडिट हो गया और ये 3,000 डेबिट एंड क्रेडिट हो गया। सो ये हमने दो एंट्रीज पास की। उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं कि आपने क्या बनाना है? प्रिपेयर पार्शियल बैलेंस शीट। वो हम देखते हैं कि पार्शियल बैलेंस शीट यानी प्रिपेयर पार्शियल इनकम स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट का कुछ हिस्सा हमने बनाना है और उसमें क्या है, वो कहते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट आप बताएं, शॉप का जो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है। सो रिक्वायरमेंट नंबर सी के बाद डी आ जाती है। और इसमें हमने क्या करना है? इनकम स्टेटमेंट बनाने का आपको पता है तरीका, कि सबसे पहले हम कंपनी का नाम लिखते हैं। तो हमने कंपनी का नाम लिखा, हमने लिखा इनकम स्टेटमेंट, और हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? पार्शियल, क्योंकि हम पोर्शन बना रहे, थोड़ा सा हिस्सा बना रहे हैं, हम पूरी इनकम स्टेटमेंट नहीं बना रहे हैं। तो पार्शियल इनकम स्टेटमेंट में, और ये हम किस साल के लिए बना रहे हैं? ये हम बना रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31 ईयर 2। अब ईयर लिखा होता तो हम लिख देते। अच्छा, अब हमारे पास क्या चीज मौजूद है? सेल्स है। सेल्स में से हमने लेस करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। और बस हमारे पास इतना ही डेटा मौजूद है, इससे ज्यादा डेटा मौजूद नहीं है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास सेल्स कितनी मौजूद है। ये सेल्स गिवन है, ये देखें नेट सेल्स, ये नेट सेल्स हमें गिवन है तो हम सेल्स ले लेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ले लेंगे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो नेट सेल्स हमारे पास आ रही है 79,600। और इसमें से हमने क्या माइनस करना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कि हमने 30,000 की कैलकुलेट की है। और हमारे पास जो आंसर आ जाएगा यानी जीपी आ जाएगा, वो कितना आएगा? 49,600। सो ये हमने जीपी अपना रिकॉर्ड कर लिया। तो ये आपकी थी रिक्वायरमेंट नंबर डी। उसके बाद रिक्वायरमेंट नंबर ई में आपसे क्या पूछा हुआ है? ई में आपसे पूछा हुआ है डिस्क्राइब व्हाई अ कंपनी सच एज बस्टन बेट शॉप would use a periodic inventory system rather than a perpetual inventory system। तो पहली बात तो ये है कि ये एक आपकी एक स्मॉल कंपनी है, छोटी कंपनी है। जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं वो एक्चुअली जो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है वो जस्टिफाई नहीं करते कॉस्ट एंड बेनिफिट वाइज। यानी कि जो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है उसकी जो मेंटेनेंस है, उसकी रिकॉर्डिंग है और सारा कुछ, ये सारा कॉस्टली होता है। जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वो जनरली इतनी कॉस्ट अफोर्ड नहीं करते हैं और उनको इतनी ज़्यादा अप टू डेट इंफॉर्मेशन की भी ज़रूरत नहीं होती हर वक्त। तो फिर इसलिए वो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम से ही काम चला लेते हैं। और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम जो है वो इतना कॉस्ट वाइज जो है वो इतना उनको कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 3 में हम दो एक्सरसाइज हैं 6.8 और 6.13, हम वो कवर करेंगे। वो दोनों भी आपकी पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम से ही रिलेटेड हैं। सो दैट्स इट। अगर
आपने कोई क्यूरी हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। टेक केयर क्लास।